सुंदर जी, आर.के. चांद जी और हमारे स्वर्गीय साई राम जी का आभार व्यक्त करता हूं। अपनी लाइनें शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हर पतंग को मालूम है कि उसको एक दिन कचरे में जाना है, मगर कचरे में जाने से पहले आसमान को छू कर दिखाना है। ग्रेट। इस बिजनेस में कोई भी आदमी बाय चॉइस नहीं आता है। जैसे आज हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनते हैं तो बाय चॉइस बनते हैं, मगर इस बिजनेस में जो भी आता है वो बाय चांस आता है। इस बिजनेस में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा कमिटमेंट का लेवल क्या होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको कि जब राज कपूर बॉबी फिल्म बना रहे थे और मेरा नाम जोकर में उनका सब कुछ दांव पे लग गया था, क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। और जब बॉबी फिल्म बनाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्टूडियो से लेकर सब कुछ गिरवी रख दिया। और जब गिरवी रखने के बाद जब फिल्म बनने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे तो उनको लगा कि मेरा सब कुछ दांव पे लग गया है। और परिणाम क्या हुआ, और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। उसी प्रकार से हमें इस बिजनेस में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, यह हमें मालूम होना चाहिए। और जब इस बिजनेस में आप सफलता की सीढ़ी चलेंगे तो आपका सामना बहुत सारे प्रॉब्लम से होता है। ऐसे आप नकार नहीं सकते हो। जैसे अभी हर एक के जबान पे है कि आफ्टर कोरोना के बाद क्या होगा। आज मैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिलता हूं, मैं खुद भी बिजनेस करता हूं। हर एक के दिमाग में एक शंका बढ़ी हुई है कि कोरोना के बाद क्या होगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम का हर डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 15 साल से ये चीज झेल रहा है, जो हम पिछले 1 महीना, 2 महीना से 3 महीना से कोरोना के बाद क्या होगा ये झेलने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है बिजनेस के प्रति और बिजनेस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बिजनेस में कठिनाई का क्या लोग, जब एक उदाहरण दे रहा हूं, जब आज से 20 साल पहले एक 18-20 साल का लड़का दिल्ली कर्नाटक मैच खेलकर घर आया है और अगला मैच उसको खेलना है, तभी उसको मालूम चलता है कि उसके पापा डेथ कर गए। उसकी मम्मी उसको बोलती है बेटा तुम्हारे पापा डेथ कर गए। तो उन्होंने क्या करता, अपने कोच को फोन लगाता, कहता है कि ऐसे ऐसा बात है। तो कोच कहते देखो तुम्हारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तुम्हें देश बुला रहा है, मान सम्मान सब कुछ है, और एक तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कुदरत की उस मार समझकर वो अगले दिन मैच खेलने के लिए जाता है और 98 नॉट आउट होता है। और कोई और नहीं था, वो विराट कोहली था। आप बतलाइए कि उनका कमिटमेंट का लेवल कितना ऊंचा था। तो आप बताइए कि आज सफलता किसको मिलेगी। आज हम लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं, हमारा कमिटमेंट लेवल क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। आज हम लोग 2,000-5,000 रुपया के लिए काम करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। जब आपका सफलता के लिए हर एक आदमी को अपनी कीमत देनी पड़ती है। आप उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो आपको एक पेन खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है, एक मकान खरीदना है, आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन आप आरसीएम की मीटिंग में जाइए, हम लोग उससे पूछते हैं आपको क्या चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं वो सब में हाथ उठाता है, यस हमें चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब अगर हम उससे पूछते हैं कि सबकी कीमत देनी पड़ती है, आप बताओ कि आप आरसीएम की कीमत क्या दे रहे हो। आज बताइए आप, आज बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन उसका स्टेटमेंट सुनिए क्या बोलता है। आज रतन टाटा क्या बोलता है, जीरो। मारुति सुजुकी क्या बोलता है, जीरो। लेकिन आज आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है कि ये वक्त है जीरो से हीरो बनने का।
जो चुनौती हम लोग पिछले 3 महीना से सह रहे हैं, 3 महीना से देख रहे हैं कि हमारा 20 साल 25 साल का बिजनेस हमारा जीरो हो गया। कल किरण जी ने एक छोटी सी बात बताई थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि आज अगर हम लोग एक फसल बोते हैं, धान का, गेहूं का, ज्वार का, तो उसको हम 6 महीना में काट लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक आम का पेड़ बोते हैं तो 3-4 साल लगता है, 5 साल लगता है। 5 साल में क्या लगता है, क्या मिलता है उस फसल से हमें? जब आम का पेड़ बोते हैं कुछ नहीं मिलता है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो आम का पेड़ बड़ा होता है और जब वो फल देता है तो बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी देता है। हम इस रूप से समझेंगे इस बिजनेस को। शुरू शुरू में देखता था कि ऑफलाइन की महत्ता क्या है। दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि हमें करना क्या है। एक इतना अहम सवाल है कि हमें करना क्या है। मैं बोलता हूं कि आरसे में बड़े से बड़े अचीवर को भी जाके पूछो कि हमें करना क्या है, तो बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना, मेरा ऑफलाइन जो बताता है कि हमें करता गया और मैं सफल हो गया। आज आपको छोटी सी दुकान खोलनी पड़ती है, उसके लिए आपको मकान, जमीन, दुकान की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आज इस सिस्टम में आकर आपको कंपनी आपको सब कुछ देती है। आज वो डिपो दे रही है, पिकअप सेंटर दे रही है, अपलाइन दे रही है, पूरा सिस्टम दे रही है। और आज देखिए, आज का दौर में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुंदर जी का, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जूम में मीटिंग लूंगा। अरे भाई, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे बगल वाले लोग भी आकर ये समझ नहीं पाते कि मैं इतना बड़ा बिजनेस करता हूं, लेकिन कभी मैं स्टेज, हर आदमी की इच्छा होती है, जानते क्या, कि लोग मुझे जाने मेरे नाम से, लोग मुझे जाने मेरे नाम से। इस सिस्टम में, इस सिस्टम ऐसा है, अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता है, इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने क्या हो सकता है? मेरे जैसा साधारण कद काठी का आदमी, मुझे याद नहीं आता कभी मैं क्लासरूम के अंदर में स्टेज में खड़ा होकर कभी मैं बोला हूं। दोस्तों, 2011 में जब आरसीएम बिजनेस की प्रवृत्ति आई, बहुत सारे लोग, कहीं कोई कुछ, कहीं कुछ बोलते रहे। मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि सपन जी आप ये कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें से एक बंदा आके बोला, भाई आपने तो अपना जन्म ही आरसीएम से हुआ है, आरसीएम में मेरा परिचय है और आरसीएम के अलावा मेरे कुछ आता भी नहीं है, अगर 2 लाइन में बोल लेता हूं तो ये भी कहीं ना। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि सपन जी, आज अगर आपको आरसीएम नहीं खुले, आरसीएम बंद हो जाए, तो क्या आप नेटवर्क नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो उदाहरण देता हूं कि कल ना किसी आदमी की, उसकी पत्नी गुजर जाए, तो क्या शादी दूसरी नहीं करता है? मैंने उससे कहा, बैठो, तुम्हारा सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा जवाब बहुत छोटा सा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारे सवाल पर ही जवाब भारी पड़ेगा। हमने उससे कहा, आपने सही कहा, अगर किसी की बीवी गुजर जाए तो दूसरी ले आता है, लेकिन किसी की माँ गुजर जाए तो दूसरी माँ नहीं ला सकता है। आरसीएम हमारी माँ की तरह है। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार की बात है, मैं एक मीटिंग में गया तो मैं स्टेज में मैं बोला कि ये बिजनेस कुछ करे ना करे, लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल बदली कर देता है, सब कुछ बदल देता है। तो उतना में क्या हुआ, उतना में एक बंदा अपनी मिसेस और एक बच्चे को लेकर स्टेज पे आ गया। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, शर्ट शर्ट आउट था, हवाई चप्पल पहना हुआ था, साधारण साधारण सा आदमी था। मैंने उसी समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इसी को टारगेट लूं और लोगों के सामने उदाहरण पेश करूं। मैंने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? बोला कि मैं आदित्यपुर में एक दुकान में, हार्डवेयर दुकान में काम करता हूँ। तनख्वाह कितनी है? बोले 9,000 रुपये महीना है। उसकी बीवी से पूछा कि बच्ची कितने साल की है? बोला 4 साल की बच्ची है। स्कूल में पढ़ती है? बोला नहीं पढ़ती है। जीवन यापन कैसे चलता है? बोला बड़ी मुश्किल चलता है, मैं मीटिंग में भी आया हूँ तो किसी के खाने पर आया हूँ,
कोई टिकट का पैसा भी कोई और दिया है, यहाँ तक कि भाड़ा भी कोई और दिया है। हम बोले आप लोगों का जीवन पूरा बदल जाएगा 1 साल के अंदर, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बोला क्या? हम बोले आप दुकान कितना बजे आते हो? बोले 10 बजे, 10:30 बजे। आपका मालिक कितना बजे आता है? बोला 9:30 बजे। मैंने कहा सुबह उठते कितना बजे हो? बोला 9 बजे। सोते कितना हो? बोले रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे। मैंने उसकी पूरी बात को सुनी, उसकी कहानी सुनी, उससे कहा कि कसम खाओ आज, कसम खाओ आज कि तुमने मानव जीवन आपको मिला है, इसको बर्थ नहीं जाने देंगे। और ये कसम अपने बच्चे के सर पे हाथ रख करो, सिर्फ मेरा एक बात मानोगे, मुझे विश्वास है 1 साल के बाद जब मिलोगे तो आपका पूरा जीवन बदला हुआ मिलेगा। तो बोला क्या? हम बोले आप सुबह उठ जाना 5 बजे, सुबह उठ जाना 5 बजे और दुकान 10 मिनट पहले चल जाना, मालिक के पहुंचने से पहले पहुंच जाना। उन्होंने वैसा ही किया। जब सुबह जल्दी उठने लगा तो रात को जल्दी सोने लगा। दुकान में जल्दी गया तो क्या मालिक दिखा रहे इसमें क्या परिवर्तन आ गया। महीना 2 महीना बदलते गया तो वो रात को जल्दी सोने लगा, तो उसकी जो गलत आदत थी वो छूटने लगी। मालिक देखा आपके बच्चे, मालिक उसको लगा कि पूछा तुम्हारी बच्ची कितनी बड़ी है? 4 साल स्कूल में। बोलता नहीं बाबू पैसा नहीं होता है। बोला ठीक है पैसा मैं दे दूंगा। 2 महीने बाद उसकी तनख्वाह बढ़ गई, आरसीएम में आने लगा, मीटिंग में आने लगा, शर्ट इन करने लगा, दाढ़ी शेविंग कराने लगा। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, 6 महीना के बाद 6 महीने के बाद उसका पूरा परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि उसकी गलत आदत छूट चुकी थी, उसका पेमेंट बढ़ चुका था, मालिक का प्यारा हो चुका था। उसकी मिसेज स्टेज पर आई और आके बोली कि सपन जी आरसीएम मुझे देता हर महीना, अगर आरसीएम को भी देना पड़े ना तो भी मैं आरसीएम नहीं छोड़ूंगी। मैं आरसीएम मेरे ब्लड के अंदर, आरसीएम मेरे व्यवहार में, आरसीएम मेरे स्वभाव में है। दोस्तों ये बहुत सुंदर बिजनेस है, इन लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना कि आप देखिए इसे लोगों से जोड़ने का बिजनेस है। जैसे मैं बोलता हूँ आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं, आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कुछ लोगों से जुड़ना है। आपको अपने 5 अपलाइन और आपकी 10 डाउनलाइन, इसको फॉलो करना है। 5 लाइन अपलाइन आपको हमेशा अपना मानेगी, अपने 10 लोगों को टीम में रखेगी, और आपको अपने टीम में सिर्फ 10 लोगों को रखना है। ये कसम खाना है कि मैं सफल कैसे भी हूं नहीं हूं, लेकिन 10 लोगों को सफल बनाना है। जिस दिन 10 को सफल बनाओगे मैं भी सफल हो जाऊंगा। अंदर मैं सुंदर जी से एक अपील करता हूं कि सुंदर जी, जैसे एक बार एक सूरज भगवान के सामने एक झोपड़ी में छोटा सा अंधेरा के बीच में दीपक जलता है, तो उस दीपक से उस कुटिया अंधेरी नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि जब तक उड़ीसा में मैं हूं, आरसीएम बिजनेस में कभी अंधेरा नहीं होगा, उजाला बना हुआ रहेगा। कितना सुंदर बिजनेस है। जब आप आरसीएम की मीटिंग में जाते हो, यहाँ आपको सब कुछ मिलता है, सिक्योरिटी है, रिलेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक दिन नोटबंदी का डिक्लेरेशन हुआ, 2 घंटा बाद लोग क्या हुए, बैकफुट पे आ गए। एक कोरोना जैसी महामारी आई, दुनिया का बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए, कितना भी स्थिति खराब हो, क्या कोई साबुन तेल से नहाना बंद कर देगा? आटा का यूज बंद कर देगा, तेल का यूज बंद कर देगा, कपड़ा पहनना बंद कर देगा? हर वो चीज जो हमारी जरूरत है वो इस बिजनेस में है। इसको, ये बिजनेस खूबसूरत, जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरती से हमें इसका प्लान करना चाहिए। इसी के साथ सुनो जी, मैं अपने आप को आपके आशीर्वाद के साथ मैं इस मीटिंग को समाप्त करता हूं। मुझे यकीन है कि मुझे अगली बार फिर एक बार मौका मिलेगा नई तैयारी के साथ। ये मेरा पहला अनुभव था और मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि एक आम आदमी को आपने इस मंच पे लाके खड़ा कर दिया। सबसे अच्छा प्यार इसी से मुझे आपसे मिला है।